कांग्रेस अब तक क्यों नहीं अपने जो प्रत्याशियों की जो लिस्ट है वो क्यों नहीं जारी कर पा रही है? आखिरकार पेच क्या है? कांग्रेस ये सोच रही है पहले आईएनएलडी और जेजेपी अपने प्रत्याशी डिक्लेयर कर दे, और जेजेपी आईएनएलडी सोच रही हैं पहले कांग्रेस। ब्रजेंद्र सिंह की भी टिकट ऑलमोस्ट फाइनल है। क्या था, एक प्रोटेस्ट भी किया था कि अगर ब्रजेंद्र सिंह को आप हिसार लोकसभा से टिकट देंगे तो हम उसका विरोध करेंगे। तो आला कमान है वो चाहता है कि किरण चौधरी चुनाव लड़े। अगर किसी जाट को चुनाव लड़ना है तो किरण लड़े, श्रुति ना लड़े। श्रुति लगातार 2 बार 2014 और 2019 में सामने सेम प्रत्याशी से हार चुकी है। गांधी की भी अब ब्रजेंद्र सिंह ने ज्वाइन किया तो वो उस समय भी कि मोदी साहब का मैं धन्यवाद करता हूँ, मैं मतलब मोदी की बुराई नहीं करूँगा। मतलब ये तो आप दोनों हाथों में लड्डू वाली बात भी करते। तो सफेदों में 100% 20,000 से जीतना आरंभ करेंगे सतपाल ब्रह्मचारी। वो लीड बढ़ती हुई 30 से 35,000 तक भी चुनाव लड़ेंगे। तो टेंटेटिवली लिस्ट कब तक जारी हो जाए? क्योंकि हमने आपसे पिछली बार बात की थी तो आपने कहा था कि जो अभी व्रत वगैरह शुरू हो जाएंगे, नवरात्रि वगैरह, उसके अंदर वो अनाउंस कर देंगे। अब शायद कल या परसों लास्ट नवरात्रा है, तो क्या माने कि और डिले होगा या कल परसों में? 19 तारीख तक डिक्लेयर होने की संभावना प्रतीत होती है। 19 तारीख तक वेट किया जाएगा। नमस्कार, हरियाणा फाइल्स में आपका फिर से स्वागत है। हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने अपने कैंडिडेट अनाउंस ऑलरेडी कर चुके हैं। कैंपेनिंग का दौर चल रहा है। दूसरी तरफ जो मेन विपक्ष पार्टी है इंडियन नेशनल कांग्रेस, गठबंधन की एक सीट कुरुक्षेत्र पर सुशील गुप्ता ऑलरेडी कैंपेनिंग में है। बाकी 9 जो लोकसभा सीटें हैं उन पर प्रत्याशियों का जो नाम है उसका लोग लगातार इंतज़ार कर रहे हैं। तो कभी सुनने में आता है कि ये पेच फंस गया, कभी सुनने में आया है कि आपस में नेताओं में बन नहीं रही है, कभी मीटिंग नहीं हो रही है, एक राय नहीं बन रही है। तो इन सभी बातों की चर्चा करने के लिए मेरे साथ हैं जोगिंदर कथुरिया जी हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, सर्वेयर हैं। तो कथुरिया साहब, आपका स्वागत है। ये वीडियो हम काफ़ी दिनों बाद बना रहे हैं, तो मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे। सबसे पहला सवाल ये है कि कांग्रेस अब तक क्यों नहीं अपने जो प्रत्याशियों की जो लिस्ट है वो क्यों नहीं जारी कर पा रही है? आखिरकार पेच क्या है? बहुत बहुत धन्यवाद। देखो, एक जब हम बच्चे थे तो बड़े बताते थे कि बंदर तो इंसान से डरता है और इंसान बंदर से डरता है। बंदर को ये लगता है कि कहीं इंसान मुझे चोट ना पहुंचा दे, और इंसान को लगता है कहीं बंदर मुझे चोट ना पहुंचा दे। यहीं हरियाणा में हो रखा है। देखिए, कांग्रेस ये सोच रही है पहले आईएनएलडी और जेजेपी अपने प्रत्याशी डिक्लेयर कर दे, और जेजेपी आईएनएलडी सोच रही हैं पहले कांग्रेस अपने प्रत्याशी डिक्लेयर कर दे। कांग्रेस ये चाहती है कि जहाँ पर देखो लगभग 3 प्रत्याशी तो कांग्रेस के तय ही हैं, वो ऑलमोस्ट डिक्लेयर हैं। 2 तो पहले दिन से ही डिक्लेयर थे, क्योंकि कुमारी शैलजा यदि लोकसभा चुनाव लड़ना चाहती हैं, वो अम्बाला से चाहें तो अम्बाला से लड़ सकती थी, सिरसा से चाहें तो सिरसा से लड़ सकती थी। पहले काफ़ी दिनों तक अम्बाला की चर्चा चलती रही, परंतु जब उन्होंने आंतरिक सर्वे करवाया और उन्होंने देखा कि यहाँ पर मोदी फैक्टर काम कर रहा है, और सिरसा में मोदी और जो वहाँ के स्थानीय जो सांसद थी सुनीता दुग्गल, उनका बहुत विरोध था। और अभी जो बीजेपी ने अपना प्रत्याशी उतारा अशोक तंवर जी, वो भी 4 पार्टियाँ बदल चुके हैं, तो उन्होंने अब सिरसा का मूड बना लिया। तो सिरसा से ऑलमोस्ट उनकी टिकट फाइनल है। दीपेंद्र सिंह हुड्डा का चुनाव लड़ना इस बार देखो विपक्ष के द्वारा या काफ़ी पत्रकारों के द्वारा भी ये बात, कोई विरोध भी नहीं है इसको लेकर के, कोई विरोध था ही नहीं। अगर दीपेंद्र सिंह हुड्डा चुनाव लड़ना चाहेंगे तो वो लड़ेंगे। और तो सिरसा क्लियर है। अगर शैलजा लड़ना चाहें तो रोहतक क्लियर है, दीपेंद्र सिंह हुड्डा अनाउंस कर चुके हैं। तीसरी सीट देखो, जो सीईसी की पीछे बैठक हुई थी उसमें वरुण मुलाना के नाम पर ना तो कुमारी शैलजा ने विरोध किया था, ना भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने विरोध किया था। बहुत ही
सीनियर उनके पिताजी कांग्रेस के HPCC के प्रधान रहे हैं, फूलचंद मुलाना जी रह चुके हैं। फूलचंद मुलाना जी के बेटे हैं, वो खुद भी आज के दिन मुलाना से विधायक है और अच्छे खासे मत प्राप्त किए थे उन्होंने। इसलिए स्थानीय चेहरे के तौर पर वरुण चौधरी या मुलाना, हाँ जी, तो उन्हें मैदान में उतारा जा सकता है। 3 सीट हो गई। जो लगभग अब जो मुझे लग रहा है कि राज बब्बर जी को भी हरियाणा में ही एडजस्ट किया जा रहा है और उन्हें राव इंद्रजीत के खिलाफ नॉन यादव चेहरे के तौर पर मैदान में उतारा गुरुग्राम सीट से। वो BC कैटेगरी से संबंध रखते हैं, तो एक BC चेहरा, और मुझे जहाँ तक याद है वो सुनार समाज से संबंध रखते हैं और जो फिल्म इंडस्ट्री से आते हैं, पूरा देश ही उन्हें जानता है, सेलिब्रिटी हैं। तो इसलिए मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं राज बब्बर का भी चुनाव लड़ना लगभग तय प्रतीत होता है हरियाणा से। अब बात आती है कुरुक्षेत्र, तो ऑलमोस्ट इंडिया गठबंधन से सुशील गुप्ता जी बनिया प्रत्याशी, हाँ, वो तो कैंपेनिंग शुरू कर चुके हैं अपनी कैंपेनिंग। अब जो पेंच फंसा हुआ है सबसे जो मुख्य है, मुझे लग रहा है कि हिसार सीट पर भी कोई पेंच फंसा नहीं हुआ है। यदि ब्रिजेंद्र सिंह को कांग्रेस ज्वाइन करवाई गई है तो उन्हें चुनाव मैदान में उतारा जाएगा। ब्रिजेंद्र सिंह की भी टिकट ऑलमोस्ट फाइनल है। जब CEC की बैठक हुई थी तो उसमें खड़गे साहब ने उस मीटिंग में ये भी कहा कि यदि इन्हें हम वादा करके पार्टी में लेकर आए हैं तो उनकी टिकट नहीं काट सकते। तो इसलिए मुझे लग रहा है वीरेंद्र सिंह परिवार से ब्रिजेंद्र सिंह ही दोबारा हिसार की लोकसभा से चेहरे होंगे। ब्रिजेंद्र सिंह 2019 में भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर हिसार लोकसभा से सांसद चुने गए थे। अभी कुछ ही दिन पहले वो कांग्रेस में ज्वाइन कर लिया, फिर वीरेंद्र सिंह ने भी ज्वाइन कर लिया, उनकी पत्नी प्रेमलता ने भी ज्वाइन कर लिया। लेकिन अभी कल या परसों कुछ किसान जो हैं वो कांग्रेस हेडक्वार्टर के AICC के दफ्तर के बाहर पहुंचे थे और उन्होंने एक ज्ञापन भी दिया था, एक प्रोटेस्ट भी किया था कि अगर ब्रिजेंद्र सिंह को आप हिसार लोकसभा से टिकट देंगे तो हम उसका विरोध करेंगे। क्योंकि जिस समय किसान आंदोलन हो रहा था उस समय ब्रिजेंद्र सिंह BJP के MP थे, इन्होंने किसानों का साथ नहीं दिया। ये मुद्दा लेकर के वो गए थे। देखो, ब्रिजेंद्र सिंह ने साथ दिया या नहीं दिया, वीरेंद्र सिंह अपनी पार्टी लाइन से अलग होकर हमेशा किसानों के साथ खड़े रहे। उन्होंने किसानों की आवाज़ भी उठाई, अपनी पार्टी के खिलाफ भी बोला, इसलिए पार्टी उनकी टिकट काटना चाह रही थी। नहीं तो पार्टी अच्छे खासे मार्जिन से पिछली बार जीते हुए थे और जाट चेहरे के तौर पर स्वीकार्य भी हैं। चौधरी छोटूराम जी के नाती परिवार से भी हैं ब्रिजेंद्र सिंह, तो टिकट शायद ना कटती। उन्होंने पार्टी लाइन से बाहर जाकर जो पार्टी के खिलाफ बोला, इसलिए ब्रिजेंद्र सिंह को उसका परिणाम भुगतना पड़ा। और ये तो चलता रहता है छोटा मोटा विरोध। मुझे नहीं लगता कि कहीं ना कहीं जो जाट समाज या किसान समाज इसका विरोध तो आप ये भी समझते हैं कि अगर कोई किसी पार्टी में रहता है, पूरी समय मलाई खाता है और फिर चुनाव के टाइम पार्टी चेंज कर लेता है, दल बदल कर लेता है, तो वो कांग्रेस भी एक लॉन्ड्री सर्विस बन गई है कि वो इधर से घुसा और उधर से पाक साफ आ गया। जो 5 सालों की जिम्मेदारी थी वो नहीं निभाई, ऐसा किसानों का आरोप है। और 5 साल मजे लिए। चौधरी वीरेंद्र सिंह 2 बार केंद्र में मंत्री भी रहे। सत सिंह जी, आपको एक मैं बात बता देता हूँ। जब मैंने शायद पूरी दुनिया में ऐसा नेता कोई नहीं देखा होगा, अगर किसी पार्टी को छोड़ के जा रहा है तो उस नेता से, जब वीरेंद्र सिंह जी ने कांग्रेस छोड़ी थी तो वो सोनिया गांधी जी को बाकायदा मिल के आए थे और कह के आए थे कि आज मैं कांग्रेस छोड़ रहा हूँ, पर एक वादा भी करके आए थे, मैं आपके खिलाफ कभी नहीं बोलूँगा। आज भी वीरेंद्र सिंह जी सोनिया गांधी की गुड लिस्ट में हैं, क्योंकि वो 10 साल भाजपा में रहे। नहीं, इसको तो हम ऐसे भी इंटरप्रेट कर सकते हैं कि दोनों हाथों में लड्डू रखने की आदत है। जैसे उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की, कभी वो हुड्डा के साथ फ़ोटो खिंचवा रहे हैं, कभी जो SR के ग्रुप है उनके साथ हैं, और अभी बीच उनकी एक ऑडियो भी वायरल हुई थी कि मतलब वो हुड्डा से सपोर्ट भी चाहते हैं, फ़ोन पर कुछ और कहते हैं। गुट कोई और ज्वाइन किया है, सोनिया गांधी की भी। अब ब्रिजेंद्र सिंह ने ज्वाइन किया तो वो उस समय भी
कि मोदी साहब का मैं धन्यवाद करता हूँ। मैं मतलब मैं मोदी की बुराई नहीं करूँगा, मतलब ये तो आप दोनों हाथों में लड्डू वाली बात भी कहते हैं कि पता नहीं राजनीति में कब किस पार्टी में जाना पड़ जाए। तो जो मेन बात है आइडियोलॉजी, उसका तो फिर रहा ही नहीं ना, आपका कोई स्टैंड तो रहा ही नहीं ना। देखो स्टैंड तो उन्होंने 40 साल पहले राजनीति की, कांग्रेस की और फिर 10 साल भाजपा के लिए राजनीति की। 10 साल जब भाजपा में रहे तो उन्होंने जो कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व है उन पर कभी भी तंज नहीं कसा, कोई सवाल या सर निशान नहीं नेता करा। को तो जनता बनाती, जनता की सेवा करना असली नेता की पहचान है। खैर हम इस टॉपिक पर शायद भटक रहे हैं, कुछ जरूर से ज़्यादा स्ट्रेच कर दिया। आगे बात करते और कौन सी सीट है जो जो भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा की सबसे जो पेंच फंसा हुआ है वो भिवानी महेंद्रगढ़ से ही फंसा हुआ है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा रावदान सिंह को जरूर चुनाव लड़वाना चाहते हैं। यदि राज बब्बर जी गुरुग्राम से चुनाव लड़ते हैं तो फिर रावदान सिंह जी यादव चेहरे के तौर पर एक प्रत्याशी जरूर भूपेंद्र सिंह हुड्डा चुनाव मैदान में उतारना चाहते हैं, तो वो सीट फिर भिवानी महेंद्रगढ़ ही बचती है। पेज फंसता है कि जब किरण चौधरी अपनी बेटी के लिए, श्रुति चौधरी के लिए टिकट मांग रही है, और आज सोनिया गांधी से मिलने भी शायद किरण चौधरी गई हैं, और शायद जो आला कमान है वो चाहता है कि किरण चौधरी चुनाव लड़े। अगर किसी जाट को चुनाव लड़ना है तो किरण लड़े, श्रुति ना लड़े। हम देखो श्रुति लगातार 2 बार 2014 और 2019 में सामने सेम प्रत्याशी से हार चुकी है। पब्लिक के माइंड में एक बात सेट हो जाती है कि श्रुति तो धर्मवीर के आगे मुकाबला नहीं कर पाएगी, ये तो चुनाव मैदान में हार जाएगी। और जो सेंटीमेंट भी बैठते हैं या तो वो रावदान सिंह के हक में बैठते हैं या फिर किरण चौधरी जी के हक में बैठते हैं। किरण चौधरी जी अपना जो दामन है वो पाक साफ रखना चाहती हैं, वो अपने ऊपर हार का ठीकरा नहीं फुड़वाना चाहती। वो सोच रही हैं कि मैं 2005 के बाद कभी भी चुनाव विधानसभा का नहीं आ रहा, अगर लोकसभा का चुनाव लड़ती हूँ हार जाती हूँ तो कहीं ना कहीं मुझ पर ही सवालिया निशान। जी बिल्कुल, जो 6 महीने बाद असेंबली के चुनाव होने वाले हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कुमारी शैलजा, किरण चौधरी, रणदीप सिंह सुरजेवाला, ये इनको पता है कि इस लोकसभा का परिणाम जो होगा असेंबली चुनाव पर उसका प्रभाव पड़ेगा। हार या जीत वहाँ जाके वो ट्रांसलेट होगी, वहाँ आपको नुकसान या फ़ायदा देख करके वो शायद डिसीजन ले रहे हैं। अगली सीट हम आते हैं फरीदाबाद की, वहाँ कहाँ पेच है? देखो पेंच कुछ भी नहीं है। यदि यहाँ रावदान सिंह जी चुनाव लड़ते हैं भिवानी महेंद्रगढ़ से तो वहाँ करण सिंह दलाल जी चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि कांग्रेस कम से कम 3 जाट प्रत्याशी मैदान में उतारना चाहती है। 3 दीपेंद्र सिंह हुड्डा का चुनाव लड़ना तय है, ब्रिजेंद्र सिंह का चुनाव लड़ना तय है। यदि यहाँ किरण चौधरी या श्रुति चौधरी चुनाव नहीं लड़ पाती तो तीसरा जाट प्रत्याशी, क्योंकि पहले रामचंद्र बैनर्जी जी वहाँ से भाजपा के सांसद बनते आए, वहाँ जाट जाति से सांसद बनता रहा है, तो मुझे लगता है कि करण सिंह दलाल जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के रिश्तेदार भी हैं, उनकी भूपेंद्र सिंह हुड्डा पैरवी कर रहे हैं कि इन्हें टिकट दिया जाए। यदि यहाँ से श्रुति चौधरी या किरण चौधरी लड़ती हैं तो वहाँ फिर महेंद्र प्रताप जी का चुनाव लड़ना, तो दोनों ही हुड्डा गुट के बंदे हैं। बिल्कुल वो परम्यूटेशन कम्बिनेशन देखा जाएगा कि अगर जाट भिवानी महेंद्रगढ़ से आता तो वहाँ पर नॉन जाट को दिया जाएगा, बिल्कुल। और अगर इधर राव साहब को मिलती है तो रावदान सिंह को, तो उधर फिर जाट कैंडिडेट आएगा। हाँ जी, हाँ जी। तो हम अगली सीट जो करनाल जो कांग्रेस है, मनोहर लाल खट्टर जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं उनके खिलाफ कमज़ोर प्रत्याशी नहीं उतारना चाहती। वहाँ कुलदीप शर्मा जी का दबाव है, या तो मुझे चुनाव लड़वाया जाए या मेरे बेटे चाणक्य पंडित को चुनाव लड़वाया जाए, और भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी भी उनकी पैरवी कर रहे हैं। परंतु जो केंद्रीय हाईकमान है वो कांग्रेस की, वो मजबूत प्रत्याशी के तौर पर और जो प्रमोटेशन एंड कम्बिनेशन के तौर पर पूरे देश में एक राजपूतों द्वारा विरोध भी किया जा रहा है भाजपा का, मुझे लगता है कि राजपूत प्रत्याशी के तौर पर वहाँ वीरेंद्र राठौड़ जी को मैदान में उतारा। सर वीरेंद्र जो मराठा वीरेंद्र जी हैं वो और रोड समाज से, और वीरेंद्र राठौड़ जी वो राजपूत समाज से हैं, तो राजपूत चेहरे के तौर पर वीरेंद्र राठौड़ जी को वहाँ से चुनाव मैदान में उतारा जा सकता है।
और हो सकता है कि रोड समाज को प्रतिनिधित्व देने के लिए, क्योंकि हरियाणा में 6 से 7 विधानसभा सीटों पर रोड समाज के अच्छे खासे वोट हैं, तो वहाँ पर मराठा वीरेंद्र जी जो आज के दिन कांग्रेस में नहीं हैं, वो एनसीपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, तो इंडिया गठबंधन के तौर पर उन्हें प्रत्याशी एनसीपी का बनाया जा सकता है, या फिर उन्हें एनसीपी छोड़कर कांग्रेस ज्वाइन करनी होगी। अगर कांग्रेस का यदि एक पंजाबी चेहरा उतारना हुआ तो वहाँ वीरेंद्र पाल शाह, जो जिन्हें वहाँ बुल्ले शाह बुलाया जाता है, बलबीर पाल शाह के भाई हैं। इनके पिताजी भी पानीपत शहर से विधायक रहे हैं। इनका उस क्षेत्र में पंजाबी बाहुल्य क्षेत्र में अच्छा खासा रसूख है, तो बुल्ले शाह जी को भी वहाँ प्रत्याशी बनाया जा सकता है। पर मुझे संभावना कम प्रतीत होती है, क्योंकि मुख्यमंत्री भी पंजाबी समाज से, पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर भी पंजाबी समाज से हैं, तो उनके चुनाव लड़ने की संभावना मुझे अम्बाला से वरुण मुलाना मुझे ऑलमोस्ट कोई पेच नहीं है वहाँ, कोई पेच नहीं। तो क्या शैलजा का कोई अपना बंदा नहीं है जो सडोरा होगा, पर वो विरोध इसलिए नहीं कर पा रही होंगी कि भविष्य में ऐसा ना हो जाए, अभी उन्हें अम्बाला वापस लौटना पड़े किसी कारणवश, तो वो आज अगर वरुण मुलाना का विरोध करेंगे तो भविष्य में वरुण मुलाना भी उनका विरोध कर सकते। सोनीपत लोकसभा, सोनीपत से देखो कई नाम आ रहे हैं, आखिरकार मामला क्या है? ये एक नाम आ रहा है सतपाल कम से कम ये कौन है? एक ब्राह्मण प्रत्याशी, ये सफीदो इनका हल्का पड़ता, सफीदो हल्के में इनका गांव है, और हरिद्वार में कांग्रेस के पुराने नेता रहे हैं और कांग्रेस के नेता हैं सतपाल ब्रह्मचारी, बिल्कुल पहले हरिद्वार से चुनाव लड़ चुके हैं वो कांग्रेस के। तो क्या वो हरियाणा से संबंध है? क्योंकि हमने कभी लोग सफीदो हल्के में विधानसभा में शायद उनका सुभाष देशवाल जी वाला गांव ही है सतपाल ब्रह्मचारी जी का। तो मुझे लगता है कि जींद जिले से हैं, ब्राह्मण हैं, और पिछली बार तीनों विधानसभाओं में जींद में कांग्रेस को बुरी तरह से हार का सामना करना पड़ा था। उसको कंट्रोल करने के लिए, उस डैमेज को कंट्रोल करने के लिए कांग्रेस सतपाल ब्रह्मचारी जी पर दांव खेल सकती है। लेकिन सोनीपत लोकसभा में या हरियाणा में उनकी कोई पहचान तो अभी तक नहीं है। देखो जी, मैंने एक सर्वे किया था और आपको हैरानी होगी, 57% लोग आज भी सोनीपत के ये चाहते हैं कि सतपाल ब्रह्मचारी हमारा सांसद बने। नहीं, जब नाम जानते नहीं है तो फिर कैसे वो उनको वो कर रहे हैं? देखो, ये तो ऑनलाइन सर्वे था, लोगों ने कमेंट कर रखे हैं। पहले तो लोग प्रत्याशी सतपाल ब्रह्मचारी, लोग वहाँ अच्छी फाइट देखना चाहते हैं। देखो, ऑलमोस्ट जाट कम्युनिटी तो भाजपा के अगेंस्ट और कांग्रेस के फेवर में वोट कर रही है। भाजपा के वोट बैंक में जब तक कांग्रेस सेन नहीं लगाती, ब्राह्मण प्रत्याशी रमेश कौशिक यहाँ जाट समाज के बहुत दिग्गज चेहरे भूपेंद्र सिंह हुड्डा को अगर 1,65,000 वोटों से हरा देते हैं, तो इसका मतलब वहाँ यदि आज और कोई भी जाट प्रत्याशी आता है तो वो भी बहुत बुरी तरीके से हारता है। इसलिए सोनीपत से ब्राह्मण प्रत्याशी ही उतारने के हक में भूपेंद्र सिंह हुड्डा। यदि कहीं सतपाल ब्रह्मचारी जी के नाम पर बात नहीं बन पाई और कुलदीप शर्मा जी के पुत्र को, चाणक्य पंडित को करनाल से चुनाव ना लड़वाया गया, तो कुलदीप शर्मा भी एक सेकंड लाइन में प्रत्याशी हैं, उन पर भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा उनकी पैरवी कर रहे हैं। परंतु मुझे लगता है कि कुलदीप शर्मा को लोग सभी जानते हैं, हालांकि उनके पिताजी करनाल से शायद 3 बार सांसद रहे हैं, पुराना घराना है, पुराने कांग्रेसी हैं। फिर भी मुझे लगता है कुलदीप शर्मा की बजाय सतपाल ब्रह्मचारी जी पर। हाँ जी, रिपोर्ट्स यही हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा इस बार कुलदीप शर्मा को आगे ना करके सतपाल ब्रह्मचारी का नाम आ रहा है। सर्वे किया है, जस्ट मैं जुलाना, सफीदो और जींद में होकर आया हूँ। जो पीछे बीच में कई दिन मैं इसी तरह से हलकों में जाकर घूम रहा था, तो सफीदों में 100% 20,000 से जीतना आरंभ करेंगे सतपाल ब्रह्मचारी। वो
लीड बढ़ती हुई 30 से 35,000 तक भी जा सकती है। तो उनको फ़ायदा मिलेगा उनके ब्राह्मण होने का और भूपेंद्र सिंह हुड्डा का सपोर्ट होने का, इसी प्रकार से और पार्टी के अपने जुलाना हल्के से भी वो 15,000 और जींद का वो स्पेसिफिक वो जो एरिया है वहाँ से भी उनको बेनिफिट मिलेगा। तो मुझे लग रहा है कि वो तीनों हलकों में से कुल मिलाकर 70,000 के करीब लीड लेकर चलेंगे। जींद जो पिछली बार 1 लाख के करीब 3 हलकों में से कांग्रेस हारी थी, वहाँ 70,000 की आज लीड आ जाए सतपाल ब्रह्मचारी जी के नाम से, तो आप सोचिए वो सारा हार का मार्जिन तो इनका कोई आश्रम भी है ऐसा सुनने में, इनका कोई आश्रम है हरिद्वार में, वहाँ पर बड़े वीआईपी जाते हैं। तो बिल्कुल, इसीलिए तो इनकी कांग्रेस के जो हाई कमान है केंद्रीय नेतृत्व है उनसे अच्छी खासी, तो यानी कि वो अच्छा वहाँ इनकी जान पहचान है और शायद उस जान पहचान का फ़ायदा इनको अभी शायद मिलने वाला है। करनाल से तो ये कंफर्म है कि इसको चाणक्य पंडित को मिलेगी, कोई और दूसरा नाम मैंने अभी बताया है, वीरेंद्र राठौड़ जी, मराठा वीरेंद्र और जी, बुल्ले शाह जी। हाँ, ये ऑप्शन हो सकता है। प्रमोटेशन एंड कम्बिनेशन पर बातचीत हो रही है कि एक राजपूत चेहरे को मैदान में उतारना है, उसका पूरा बेनिफिट हरियाणा में राजपूतों के अच्छे खासे वोट हैं। तो क्या 3 जाट लड़ेंगे चुनाव? कम से कम 3 जाट तो होंगे। और पंडित 100% 2 भी हो सकते हैं, भी हो सकते हैं। और यादव में राव दान सिंह, एक चेहरा राव दान सिंह को जरूर चुनाव लड़वाया जाएगा, वो या तो गुरुग्राम सीट पर या भिवानी महेंद्रगढ़ सीट पर। यदि राज बब्बर जी चुनाव नहीं लड़ते हैं या राज बब्बर जी को करनाल में शिफ्ट किया जाता है तो राव दान सिंह जी फिर यहाँ से लड़ेंगे चुनाव, गुरुग्राम से, भिवानी महेंद्रगढ़ से किरण चौधरी या श्रुति चौधरी, फिर महेंद्र प्रताप जी चुनाव लड़ेंगे फरीदाबाद से, और राज बब्बर जी को करनाल से चुनाव लड़ेंगे। तो टेंटेटिवली लिस्ट कब तक जारी हो जाएगी? क्योंकि हमने आपसे पिछली बार बात की थी तो आपने कहा था कि जो अभी व्रत वगैरह शुरू हो जाएंगे, नवरात्रि वगैरह, उसके अंदर वो अनाउंस कर देंगे। अब शायद कल या परसों लास्ट नवरात्रा है, तो क्या माने कि और डिले होगा या कल परसों में? मुझे 19 तारीख तक डिक्लेयर होने की संभावना प्रतीत होती है। 19 तारीख तक वेट किया जाएगा, और ये भी हो सकता है कि हरियाणा की जो लिस्ट है 2 चरणों में आए, 2 भागों में आए। पहले 5 से 6 प्रत्याशी जो फाइनल हो जाएंगे उनके नाम डिक्लेयर कर दिए जाएं, जो बाकी बचेंगे उनको। और मेरा लास्ट सवाल, अभी बीएसपी की भी लिस्ट आई थी कुछ कैंडिडेट्स की, आपको क्या लगता है बीएसपी के जो कैंडिडेट्स हैं उनसे फ़ायदा बीजेपी को फ़ायदा है या कांग्रेस को फ़ायदा है? देखो, अलग अलग सीट पर अलग अलग फ़ायदा नुकसान है। अब मैंने देखा है कि कुम्हार जाति से प्रत्याशी उतारा है और वहाँ हिसार सीट पर, और जो बेसिकली ओबीसी वोट है वो आजकल बीजेपी का वोट बैंक है, और वो जितना भी ज़्यादा वोट लेगा तो उसका सीधा नुकसान किसे होगा? उसका सीधा नुकसान तो जितने भी नॉन जाट कैंडिडेट हैं वो बीजेपी को नुकसान करेंगे। बिल्कुल, नॉन जाट में यदि कोई रविदासिया समाज से कैंडिडेट है तो वो कांग्रेस को भी नुकसान कर सकता है। रिजर्व सीट्स के ऊपर, रिजर्व जनरल सीट पर भी अगर तो रविदासिया समाज, इसका मतलब कांग्रेस की तरफ रुझान है उनका, ज़्यादा रुझान आज के दिन। एक तो कांग्रेस ने एक बहुत बड़ा नारा दिया हुआ है संविधान बचाओ। कहीं ना कहीं एक अयोध्या के सांसद हैं भाजपा से, उन्होंने एक यदि हमें संविधान बदलना है तो हमें 400 पार का नारा मोदी जी, इस बात कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट, इस बात को काउंटर कांग्रेस भुनाने में लगी है कि भाजपा देश का संविधान बदलना चाहती है। अब डैमेज कंट्रोल के लिए नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी प्रतिदिन यही स्टेटमेंट्स दे रहे हैं कि संविधान नहीं बदला जाएगा, परंतु इस बात को भुनाने में लगी हुई है। जी, तो ये हमारी चर्चा आज थी कि कांग्रेस पार्टी की जो प्रत्याशियों की लिस्ट है वो डिले पे डिले होती जा रही है, और पेच कहाँ फंसा हुआ है। कथुरिया साहब से हमने डिटेल्ड में बातचीत की। आपको हमारा ये एपिसोड कैसा लगा आप कमेंट करके बता सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। कथुरिया साहब धन्यवाद।